टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस बेसिकली है क्या? कैश के अंदर का ही पार्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस, लेकिन टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या? बेसिकली टाइम के मुताबिक आप एनालिसिस करते हो, टाइम के मुताबिक आप डाटा विच इज रिकॉर्डेड ओवर द डाटा विच इज रिकॉर्डेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि देखो, आपके पास सेल्स है, सेल्स रिकॉर्ड है 5 साल का, ठीक है। आप उस 5 साल के डाटा को जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप उसे स्टडी करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहा हूँ, कि एक लंबे टाइम के लिए, एक अरसे के लिए अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, सेल्स देख रहा हूँ, या फिर प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ कि प्रोडक्शन का क्या हिसाब था, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी, कितने यूनिट्स बने, ठीक है। वो मैं भी देख रहा हूँ 3 इयर्स का। तो जब मैं इस चीज़ का एनालिसिस कर रहा होता हूँ, जब मैं इस डाटा का जो मैंने रिकॉर्ड किया ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ट्रेडिशन वो ट्रेंड देख रहा होता हूँ कि क्या हिसाब किताब है, किस लिहाज से मेरा सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है। इस चीज़ के एनालिसिस को बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। हर बिजनेस के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस जरूरी होता है, वो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी टाइम सीरीज एनालिसिस करता है। जरूरी नहीं 5 साल 3 साल। आप देखो, अगर आप क्या कहते हैं, देख रहे हो थोड़े अर्से के लिए भी देख रहे हो, तो आप एक एनालिसिस ही कर रहे हो ना, एक टाइम का एनालिसिस ही कर रहे हो, उसे बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। और बिजनेस को अपने अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब वो देखेगा कि पिछले 5 साल की सेल्स में हम डाउन जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ इकदाम लेगा, स्टेप्स लेगा कि हम आगे हमारी सेल्स मजीद डाउन ना जाए, इंक्रीज करें, उसके लिए कुछ ना कुछ वो स्टेप लेगा। प्रोडक्शन के लिहाज से यूनिट्स जो हैं वो कितने जल्दी बन रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, ज़्यादा एफिशिएंटली बन रहे हैं, नहीं बन रहे, इस चीज़ का हिसाब किताब टाइम सीरीज एनालिसिस से करके वो अपने बिजनेस की कंडीशन को परफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सीन ये कि इसके ना कुछ कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज एनालिसिस के। कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज एनालिसिस के, मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस करने के कुछ कह लो कि किस किस एंगल से टाइम सीरीज एनालिसिस किया जा सकता है, वो देखने लगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ट्रेंड। बेसिकली ट्रेंड क्या होता है? जब आप किसी भी अपने बिजनेस के फैक्टर के लॉन्ग टर्म बिहेवियर को स्टडी करते हो ना, लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ टाइम सीरीज, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ टाइम सीरीज? इसे बोलते हैं ट्रेंड। जिस तरह हम नॉर्मली अपनी लाइफ में सुनते हैं कि यार, हम बोलते हैं ना, जैसे अक्सर आपने सुना होगा, जो ड्रेस की बात कर रहे होते हैं, खवातीन कह रही थी कि इसका ट्रेंड आया है, इस डिजाइन का ट्रेंड आया है, या इस जब हमारे अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि हमारे दौर में इस तरह का ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड हो गया। मतलब क्या है? एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर, लॉन्ग टर्म टाइम, लॉन्ग बहुत लंबा टाइम था। आज से 15 साल पहले ये ट्रेंड था, अब बदल गया ट्रेंड, अब पिछले 7-8 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म बिहेवियर। और बिजनेस के लिहाज से ट्रेंड क्या होगा? सेल्स के हिसाब से ट्रेंड देखा। सेल्स के लिहाज से आप फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल की सेल्स देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 20x1 x2 20x3 20x4 20x5, ठीक है। आप सेल्स देख रहे हो इसकी, आपको पता चलता है कि यार 2001 में 15,000 सेल थी, फिर 16,000 हुई, 17,000 हुई, 16,800 हुई, और 18,000 हुई। तो ये आप जब स्टडी कर रहे हो कि ये, इस स्टडी का नाम क्या है? कि आप क्या देख रहे हो? सेल्स का ट्रेंड देख रहे हो। हमने यहाँ पे सेल्स का ट्रेंड देखा कि यार ये ट्रेंड ऐसे ऐसे हम इंक्रीज कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, याद रखना कि ऐसे सब इंक्रीज करे, 15 से 16 पे आए, 16 से 17 पे गए, 17 से हालांकि थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन आपने फिर से अपनी सेल्स ऊपर कर ली। तो ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के मुताबिक देखें, ओवरऑल एक नॉर्मली देखें, तो हम ऑन एन एवरेज हमारी सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। देखो, 15,000 से 16,000 पे बात गई, 16,000 से 17,000,
एक पॉइंट पे जरूर हमने देखा कि ये वाले पॉइंट ऐसे से थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन फिर से इंक्रीज हुआ और 18,000 एक किस्म का ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है। इस तरह के ट्रेंड को बोलते हैं, ये है हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग या फिर अपवर्ड ट्रेंड। इंक्रीजिंग किस तरह की, हमारे पास ओवर ऑन एन एवरेज हर साल बढ़ ही रही है सेल्स, और 2001 से 2005 तक देखो तो 15,000 से 18,000 तक बात आ ही गई है। इसका मतलब ट्रेंड हमारा ऑन एन एवरेज इंक्रीज ही कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं कि मैं ट्रेंड स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सेल्स आपके पास है, पहले थी 40,000, 35,000, 35,200, 33,000, 29,000। अब ये भी ट्रेंड देख रहा हूँ क्योंकि 5 सालों का लॉन्ग टर्म बिहेवियर देख रहा हूँ ना टाइम सीरीज का, तो ये भी ट्रेंड देख रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि हर साल तकरीबन 40 से 35 तक ये कम हुई है। इससे थोड़ा बहुत ऊपर गई लेकिन फिर से नीचे और फिर से नीचे। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हमारी जो 2001 से लेकर 2005 तक की परफॉर्मेंस है, उसका जो सेल्स में जो ट्रेंड शो हो रहा है वो हो रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड। अगर आपको लग रहा है कि यार आपका थोड़ा कभी इंक्रीज, ज्यादातर इंक्रीज हो रहा है, बस कोई चंद एक पॉइंट से जहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका अपवर्ड ट्रेंड। अगर आपको लग रहा है कि डाउन जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर आ भी जाता है लेकिन ऑन एन एवरेज डाउन जा रहा है, तो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। और अगर आपको सेल्स फॉर एग्जाम्पल आपकी है और आपको कभी लग रहा है कि पहले थी 3,000, फिर एकदम से 18,000, फिर 2,000, फिर 4,000, फिर 1,000, मतलब आपकी सेल कभी एक पॉइंट पे बड़ी ज्यादा हो जाती है, कभी कम, कोई आपको ट्रेंड इसमें कुछ शो नहीं हो रहा। मतलब अगर आप देखो ना, देखो अगर इन दोनों का ट्रेंड ग्राफ बनाया जाए तो इसका कुछ बनेगा इस तरह, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत नीचे आया ऐसे, ठीक है। इसका बनेगा नीचे आया, थोड़ा बहुत ऊपर भी आया लेकिन नीचे। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ बनाओगे तो ये कभी इस तरह जा रहा है, फिर इस तरह ये सीन। इस तरह का जब होता है ट्रेंड के, जब जहाँ पे ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग, कुछ समझ ही ना आ रही हो, फ्लक्चुएटिंग कंडीशन हो, इस तरह के ट्रेंड को बोलते हैं ये है स्टैटिक ट्रेंड, जिसमें ना कोई इंक्रीजिंग शो हो रही हो ना कोई डिक्रीजिंग, एक एवरेज, मतलब एक अजीब सा ही ट्रेंड हो, जहाँ पे ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग हो, ऐसे को बोलते हैं स्टैटिक ट्रेंड। बताने का मकसद क्या था, टाइम सीरीज का ये कंपोनेंट है। लॉन्ग टर्म बिहेवियर जब आप देखते हो ना टाइम सीरीज का, इस चीज को बोलते हैं कि आप ट्रेंड देख रहे हो, आप ये ट्रेंड है कि मतलब लॉन्ग टर्म आप देखते हो, स्टडी कर रहे हो। ट्रेंड का सीन ये है कि ट्रेंड को ना आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यूमेरिक फॉर्म में। ट्रेंड मतलब अगर आपकी सेल्स चल रही है ना, अब आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो अगला ट्रेंड क्या आएगा, मतलब आगे क्या हिसाब किताब होगा। ट्रेंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस क्या है, ये हम जब सारे कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे ना, मतलब पहला कंपोनेंट ये ट्रेंड पढ़ लेना, अभी हमने और कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, उस कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद हम जाएंगे मूविंग एवरेज पर, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड पर। ये हमने आगे जाके पढ़ना है, क्या अभी अभी आज में ही करेंगे और आज ही खत्म करेंगे इस टॉपिक को, मतलब इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग मूविंग एवरेजेस, सही है। मूविंग एवरेजेस क्या मैंने कहा, अभी हम कंपोनेंट्स के बाद देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास कह लो कि कंपोनेंट है वो है सीजनल वेरिएशन। देखो ट्रेंड जो है ना वो लॉन्ग टर्म बिहेवियर होता है, मतलब साल हर साल एक ही चीज चल रही है, साल हर साल आप अपना स्टडी कर रहे हो अपनी सेल्स वगैरह अपनी चीज। सीजनल वेरिएशन होते हैं शॉर्ट टर्म चेंजेस। ड्यू टू सीजन्स। देखो फॉर एग्जांपल बिजनेस जो है, एक नॉर्मल बिजनेस तो पूरे साल जैसे ट्रेंड चल रहा है कि यार चल रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर देखें तो काफी फर्क आता है। मैं आपको बताता हूँ, अब हमने ये 2001 की सेल देखी थी, कितनी थी, 15,000, ठीक है ना। सेल देखी 2001 की 15,000, अगर हम इसके अंदर कंपोनेंट्स देखें, ठीक है, तो पता चला कि 2001 के फर्स्ट क्वार्टर जो कि था जनवरी से मार्च, इसमें पार्ट था सेल का 5,000,
और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पार्ट था 7,000 का, ठीक है ना। अच्छा, जनवरी मार्च अप्रैल मई और जून में पार्ट ये था 1,000 का। कितने हो गए, 5 6 1 और 7, 6 और 7 13, ठीक है। और फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक पार्ट था सेल का, कितना, 2,000। हमें क्या पता चल रहा है कि साल के अंदर भी कुछ फर्क, चेंजेस आ रही हैं जो कि शॉर्ट टर्म चेंजेस है। किस तरह, हमें दिखने में लग रहा है कि जनवरी से मार्च में 5,000 सेल है और नवंबर दिसंबर 7,000 सेल है। लग कुछ इस तरह रहा है कि जो सर्दियों वाले मौसम है, मतलब जो सर्दी वाला विंटर सीजन है, उसमें सेल्स कुछ ज्यादा लग रही है। मतलब जनवरी से मार्च भी खुला मौसम होता है, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी खुला मौसम होता है, लेकिन जो गर्मियों वाले मौसम है इसमें सेल बहुत डाउन है। या तो बिजनेस, या तो ये बंदा कुल्फियां वगैरह बेचता है, मतलब इस तरह की चीज बेचता है जो विंटर में जिसका ज्यादा ट्रेंड है, जो ज्यादा यूज होती है विंटर में। मे बी इसका वूलन वेयर का बिजनेस हो, जो ये सर्दियों के कपड़ों का बिजनेस हो, तो ऑब्वियसली अब गर्मियों में थोड़ी बिकेगा, थोड़ा बहुत बिक जाएगा। लेकिन ज्यादा इसका क्या लग रहा है, चेंजेस का क्यों आ रही हैं, अंदरूनी चेंजेस किस वजह से, सीजन की वजह से। इस तरह की चेंजेस को बोलते हैं कि सीजनल वेरिएशन है, ये सीजन की वजह से आता है। अब सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं कि समर सेल्स वर्सेस विंटर सेल्स, इसमें फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, आपका कोई रेस्टोरेंट है, अब वीक डेज में आपकी सेल्स कम होंगी, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करो वीकेंड की सेल्स के साथ, ये भी एक सीजन जरूरी नहीं है, जो 4 सीजन होते हैं हमारे, वो नहीं। सीजन होता है कि वक्त, ऐसा वक्त के जो चेंज हो सकता है। जैसे वीकडेज में हिसाब और होता है, उसमें सीजन कुछ यूँ होता है कि इसमें सीजन डाउन हुआ होता है, इसमें सीजन ज्यादा हुआ होता है, मतलब कि सेल्स ज्यादा हुई होती है। इसी तरह अगर आप देखो लंच टाइम के वक्त रेस्टोरेंट्स में इतना रश नहीं होता, लेकिन अगर हम डिनर टाइम देखें तो ज्यादा रश होता है, क्योंकि सीजन ये है कि सीजनली देखा जाए तो कि मतलब मर्द रात काम पे होते हैं और वो रात को फैमिली टाइम होता है, तो उस वक्त वो डिनर टाइम में रेस्टोरेंट्स वगैरह जा सकते हैं। तो आपका ये इन दोनों में फर्क होगा, सेल्स में फर्क होगा दोनों टाइम की। तो ये होता है सीजनल वेरिएशन, जो शॉर्ट टर्म चेंजेस। ट्रेंड के होते हैं लॉन्ग टर्म वेरिएशन, जो लंबे लंबे अरसे तक चेंज देखना, और सीजनल वेरिएशन होता है शॉर्ट टर्म चेंज को देखना। अच्छा, सीजनल वेरिएशन में ना दो मॉडल्स आते हैं बेसिकली। जब हम अभी हमने ना असल में सीखनी है ट्रेंड की कैलकुलेशन, ठीक है। ट्रेंड की कैलकुलेशन के साथ सीजनल वेरिएशन भी यूज होते हैं, ठीक है ना। उसमें होते हैं दो मॉडल्स। जब मैं आपको कैलकुलेशन कहूंगा वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मॉडल्स यहाँ पे बताना जरूरी है, राइटिंग अपनी अपनी। तो सीजनल वेरिएशन का क्या सीन है, इसमें दो मॉडल्स होते हैं। एक होता है एडिटिव मॉडल और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में क्या सीन होता है, देखो, सीजनल वेरिएशन जो होते हैं ना, वो वेरिएशंस होती हैं जो टाइम के साथ साथ होती हैं। कभी सेल्स में इंक्रीज आता है, कभी डिक्रीज। जब भी आपको, अभी आपको सीजनल वेरिएशन की कैलकुलेशन का नहीं पता, अभी आपको ऑब्वियसली ट्रेंड की कैलकुलेशन का नहीं पता, वो भी अभी हमने करनी है। जस्ट मॉडल को मॉडल की हद तक समझना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझना है। जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे वहां जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको सीजनल वेरिएशन जो भी अमाउंट है उसके साथ प्लस या माइनस का साइन दिखता है ना सवाल में, इसका मतलब है वो एडिटिव मॉडल यूज कर रहा है, प्लस या माइनस का साइन। अगर आपको कोई साइन नहीं दिखता, नो प्लस माइनस साइन, कोई भी साइन नहीं, ऐसी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका मतलब जो सवाल है, जो मतलब क्वेश्चन किस चीज में डील कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में डील कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सीजनल वेरिएशन में ना आपको मुख्तलिफ क्वार्टर की वैल्यूज दी होंगी, ठीक है ना। मुख्तलिफ क्वार्टर, फॉर एग्जाम्पल सीजनल वेरिएशन में आपको Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यूज दी होंगी, ठीक है ना। याद रखना, सीजनल वेरिएशन की एक ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसी बात आई थी है कि सम ऑफ ऑल सीजनल वेरिएशन शुड बी इक्वल टू 0 एडिटिव मॉडल में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ Q1 का सीजनल वेरिएशन है +50, Q2 की +150, Q3 की -70, Q4 की -130। अगर हम इसका नेट ले, इसका सम करें टोटल सारों का, तो ये 0 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक सीजनल वेरिएशंस दी हुई हैं।
ठीक है ना। अभी हम जब सवाल करेंगे किस तरह यूज करना है इसको, क्या हिसाब किताब है, वहाँ देखेंगे। लेकिन अगर कोई साइन ना हो सीजनल वेरिएशन के साथ, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होगा, उससे दिया तो इसी तरह होगा, Q1, Q2, Q3 और Q4 इनकी सीजनल वेरिएशन दी होंगी। पहली बात, इनके साथ कोई साइन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप इनका टोटल करोगे ना, टोटल ऑफ ऑल सीजनल वेरिएशन शुड बी इक्वल टू 1 और 4। अगर आपको आपके साथ आपको ऐसा लगता है ना कि सीजनल वेरिएशन में मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, आप देखो कि यार क्या ये सीजनल वेरिएशन ठीक दी हुई है कि नहीं दी हुई, वो आप किस तरह देखोगे, आप तमाम क्वार्टर्स की जो सीजनल वेरिएशन गिवन होंगी उनको ना ऐड करो। फॉर एग्जांपल इसकी 0.1, इसके मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में कोई साइन नहीं होता, 0.3 और 0.2, ठीक है ना। अब आप इनको टोटल करोगे, ये 1 आएगा। अब 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो सीजनल वेरिएशन है, पहली बात ये ठीक दी हुई है, सम इसका या 1 आएगा या 4 आएगा और इसका कोई साइन नहीं होगा। ये दोनों बातें जो मॉडल मैंने आपको बताए हैं, ये अभी आपको होगा यार हमारे किस काम के। ऑब्वियसली इसलिए लग रहा है क्योंकि वाकई आपने अभी तक हमें सवाल की तरफ नहीं गए। जब हम सवाल की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन फिलहाल ये याद रखो कि शॉर्ट टर्म चेंज होता है और ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म चेंज, लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ, क्या कहते हैं, जो भी सीन। अब क्या सीन है, तीसरा आपके पास आता है कंपोनेंट साइक्लिक वेरिएशन। देखो साइक्लिक वेरिएशन ना बहुत लॉन्ग टर्म चेंज है। एक होता है लॉन्ग टर्म चेंज जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं कि यार इतने इतने साल, लेकिन आपको पता है कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो वापस आती हैं, वापस आपके पास आती हैं कुछ सालों के बाद, काफी सालों के बाद। समझाता हूँ एक एग्जांपल से। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टाइम सीरीज which repeats after the completion of cycle। हमने कभी सुना होगा अपने बड़ों से कि जैसे मैंने कुछ अपनी मेरी पर्सनली मैंने सुना था, मेरी अम्मा बोल रही थी कि एक ड्रेस का ट्रेंड था जो अभी आया नया नया ना। वो कहती थी कि हमारे दौर में, मतलब जब वो उनके दौर में, मतलब जब वो 19-20 ईयर्स की थी, तो उस दौर में वो ड्रेस जो था ना सेम उसी तरह का ट्रेंड चल रहा था जो दोबारा आया। देखो एक ड्रेस आया 80s में, 1980s की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 80s 90s में वो ड्रेस चला, ठीक है, खत्म हो गया ट्रेंड। 90s में नया आ गया, 90s से लेके 2010 तक चला, खत्म हो गया। अब 2011 के बाद वही ड्रेस वही ट्रेंड आ रहा है जो 80s में चलता था। ये क्या चीज, इस तरह की चेंजेस को क्या बोलते हैं, इस तरह की चेंजेस को बोलते हैं ये साइक्लिक वेरिएशन होगा। ये मार्केट में साइक्लिक वेरिएशन होगा कि लॉन्ग टर्म चेंज हुआ, लेकिन उसने रिपीट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। जैसे हम हमारे दरमियान में एक आया था बड़ा मशहूर, एक वो मल्टीपल, अगर आप लोगों ने कभी देखो, मैंने मल्टीपल कलर की शर्ट, वो जो बटन वाली शर्ट होती थी, ये मर्दों में आई थी एक प्रॉपर शर्ट होती थी बटन वाली, जिसमें वो मुख्तलिफ रंग होते थे, दरमियान में आया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, मे बी अब ये दोबारा आ जाए। तो क्या होता है कि आपके पास एक टाइम के लिए वो चीज आई, वो खत्म हो गई, ट्रेंड खत्म हो गया, वो चीज उस वक्त गायब हो गई मार्केट से। कोई 10 साल 15 साल 20 साल बाद जाके दोबारा से वो चीज आ गई, ठीक है। तो इस तरह जैसे अब वो एक आजकल बड़ा एक यूज हो रहा है, एक जो पेंट कोट, जो फॉर्मल पेंट कोट्स होते हैं, वो एक मैं फोटो देख रहा था कायदे आजम की, जिस पेंट कोट में वो थे, ठीक है ना। तो अब मैंने देखा कि अब एक मार्केट में मैं पेंट कोट्स वगैरह सर्च कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि सेम उसी स्टाइल का दोबारा रिपीट हुआ। हालांकि दरमियान में काफी ज्यादा चेंजिंग आई पेंट कोट्स में भी, लेकिन सेम वही चीज वापस आई, क्योंकि देखो फैशन जो होता है ना, अगर आप देखो ना, फैशन डेली साइक्लिक वेरिएशन पे कर रहा होता है। फैशन अपने आप को बार 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 रिपीट करता है 20 सालों बाद, 30 सालों बाद, और होता वही है, होता वही चीजें आती हैं, फिर से वही चीजें दोबारा ट्रेंड मार्केट में आती हैं, वही फैल जाती हैं। इस तरह की चेंजेस जो आती हैं इसे बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि साइक्लिक वेरिएशन आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं। चौथी वेरिएशन आती है, मतलब ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन की हमने कैलकुलेशन सीखनी है। साइक्लिक वेरिएशन हमारे पास, बल्कि सीजनल वेरिएशन की भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ट्रेंड की कैलकुलेशन है। सीजनल वेरिएशन आपको गिवन होगा पेपर में।
F2 में जाके, F2 में अगर हम बात करेंगे तो F2 में जो है ना वो सीजनल वेरिएशन कैलकुलेट करने आता है। बाकी सारा चैप्टर एक कोई सेम है, लेकिन साइक्लिक वेरिएशन कोर्स में नहीं है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है रैंडम वेरिएशन। अच्छा, रैंडम वेरिएशन पता है क्या होता है? रैंडम वेरिएशन आता है कि आपकी ना इकोनॉमी में, आपकी बिजनेस में ना एकदम से कोई ना कोई चेंज आ गया, अनएक्सपेक्टेड चेंज, जिसे हम कहते हैं कि अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से कोई चेंज आया। हाँ बताओ, इसमें सबसे मशहूर एग्जांपल्स कौन सी होंगी? अगर आप देखो, हम इस वक्त गुजर रहे हैं भाई पिछले दिनों किस चीज से? कोरोना से, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, कोरोना से हम गुजरे। अब देखो, पता थोड़ी था किसी बिजनेस को, कोई कुछ नहीं पता था, एकदम से चेंज आया और सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। बड़े बड़े बिजनेस थे वो खत्म हो गए, बड़े बड़े बिजनेस का सेल्स डाउन हो गई। आगे वो सिर्फ 1 साल के कोरोना की वजह से अगले शायद 20 साल तक वो खड़े ना हो सके, अगले 5 साल तक वो खड़े ना हो सके, इस तरह के हालात आ गए उनके। ठीक है, तो जब इस तरह के आते हैं ना, या चेंज अर्थक्वेक आ गया, या चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट चेंज होती है उससे भी काफी फर्क आता है। आपके मुल्क में कोई वॉर वगैरह आ गई, कोई फ्लड आ गया, जो सिंध में काफी कुछ इलाकों में इस तरह है। अब देखो, दुकानें तो बंद है, जब दुकानें बंद होंगी, बड़े बड़े कारोबार बंद होंगे, तो इकोनॉमी तो डाउन आएगी। रैंडम वेरिएशन जो होती है वो यही होती है कि अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से जो आपके पास फर्क आता है, जो चेंज आता है, उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन के बारे में बस डेफिनेशन याद रखनी है कोर्स में, इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास से कंपोनेंट्स टाइम सीरीज एनालिसिस के। अब हम जाने लगे हैं, जो मैंने आप लोगों से कहा था शुरू में, कि हम अभी ट्रेंड कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, उसकी तरफ जाने लगे हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड क्या सीन है बोला कि अब हम कैलकुलेशंस करने लगे। तो देखो, आपको ना नंबर ऑफ डाटा गिवन होगा, आपको पिछले सालों का, पिछले सालों के क्वार्टर्स का नंबर ऑफ डाटा गिवन होगा कि क्वार्टर 1 में इतनी सेल थी, 2001 के क्वार्टर 1 में इतनी, क्वार्टर 2 में इतनी, क्वार्टर 3 में इतनी, 4 में इतनी, फिर 2002 का, आपको इस तरह का डाटा गिवन होगा इस ट्रेंडिंग वाले सवालों में ना। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने उस सवाल में देखना है कि नंबर ऑफ डाटा क्या है, कितने नंबर ऑफ डाटा के, कितने नंबर ऑफ डाटा दिए हुए हैं। मतलब उसने आपको फॉर एग्जांपल कहा कि 2001 में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 2002 में क्वार्टर 1, बस इतना डाटा दिया हुआ है और आगे सेल्स लिखी है सबके उसके। अभी कितने नंबर ऑफ डाटा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर ऑफ डाटा है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है टाइम कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड में? आपने नंबर ऑफ डाटा देखना है, क्योंकि सारा सवाल इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। ठीक है ना? एक दफा आपने नंबर ऑफ डाटा देख लिया, अब नंबर ऑफ डाटा दो किस्म के हो सकते हैं भाई। दो सीन क्या है कि या तो इवन नंबर ऑफ डाटा, या फिर ऑड नंबर ऑफ डाटा, या इवन नंबर ऑफ डाटा या ऑड नंबर ऑफ डाटा। इवन नंबर ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? इवन नंबर्स को तो पता ना यार, बचपन में पढ़ते थे, 2, 4, 6 ऑनवर्ड, जो 2 पे डिवाइजिबल हो। और ऑड नंबर ऑफ डाटा 1, 3, 5, 7। अगर तो ऑड है और इवन है, अगर इवन है और ऑड है, तो कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है, मतलब इतनी मुख्तलिफ नहीं है। जस्ट एक स्टेप है जहाँ पे जाके वो स्टेप एक जगह करना है, एक जगह नहीं करना। ठीक है ना? अगर आपके पास क्या कहते हैं इवन नंबर ऑफ डाटा ना, तो आपने लेनी है 2 टाइम्स मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अभी आपको पता नहीं, मैंने निकालना सिखानी है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपको कहा था ना ट्रेंड किस तरह कैलकुलेट होगी, मूविंग एवरेज से, तो आपने वो मूविंग एवरेज कितनी मरतबा लेनी है? 2 मरतबा। किस केस में? इवन नंबर ऑफ डाटा में। ठीक है ना? और अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा है तो आपने सिर्फ 1 टाइम मूविंग एवरेज लेनी है। 2 टाइम मूविंग एवरेज और 1 टाइम मूविंग एवरेज डिपेंड करेगा कि डाटा नंबर क्या है। ठीक है ना? अच्छा, अगर इवन नंबर ऑफ डाटा है तो सबसे पहले आपने जो मूविंग एवरेज लेनी है वो लेनी है 4 डाटास की, 4 डाटा, मतलब कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसकी लेनी है।
पहले 4 डाटा की मूविंग एवरेज लेनी है। वही कह रहा हूँ, लेनी किस तरह मैं आपको बताता हूँ अभी सवाल के पर बताऊंगा। 4 डाटा लेने के बाद आपने अगली मूविंग एवरेज 2 दफा लेनी है ना। पहली मरतबा लेनी है 4 डाटा की, अगली बार लेनी है 2 डाटा की। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, ये 4 डाटा 2 डाटा क्या सीन है। ये जब मैं करूंगा सवाल उस वक्त समझ आएगी। और यहाँ पे आपने एक मरतबा ही लेनी है। आप ले लो, आप इसमें किस पेयर से लोगे, पेयर ऑफ 3, 3 नंबर 3 डाटा के मुताबिक ले लो, 5 के मुताबिक ले लो, 7 के मुताबिक। हम 3 के मुताबिक करेंगे जब सवाल करेंगे। हम अभी सवाल करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं, उससे आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा प्रॉपर्ली कि क्या सीन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा गिवन है। ये हमारे पास डाटा गिवन है सेल्स का। ठीक है ना, अब एक डाटा लिखने लगो कि हर साल का, हर साल के हर क्वार्टर का, कि पहले में ये 600 था, फिर 840, फिर 420, फिर 720, 640। ठीक है, ये हर साल की सेल है, हर साल के क्वार्टर की सेल है जो मैं लिख रहा हूँ। देखो, ये उसने हमें इस तरह डाटा दिया होगा। अब देखो, इसने सारा डाटा दे दिया, हमें क्या निकालना है, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब कि तकरीबन क्या हिसाब किताब है। ट्रेंड का क्या होता है कि आप देखते हो कि इंक्रीज कर रहा है, ऑन एन एवरेज इंक्रीज कर रहा है या ऑन एन एवरेज डिक्रीज हो रहा है ट्रेंड हमारी सेल्स का। तो वो हमने मूविंग एवरेज निकालना है। अब मूविंग एवरेज कैसे निकालना है, मैंने कहा था आपने सबसे पहले लेनी है 4 डाटा की कैलकुलेशन करनी है। वो पता है किस तरह करनी है, वो असल में करने का तरीका ये होता है। आपने क्या करना है, आपने ये 4 डाटा लेने हैं, जैसे मैंने आपको कहा 4, इन चारों को ऐड करना है, इन चारों को, ये चारों को ऐड करना है। ठीक है ना, ये चारों को डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। और इनका मिड क्या है, मतलब इन चारों का मिड क्या है, इन चारों का मिड है यहाँ पे, ये पॉइंट, ये मिड है ना, एवरेज यही है ना, दरमियान तकरीबन यही आता है ना। तो यहाँ पे लिख देना है अमाउंट जो भी इसका एवरेज आएगा, मतलब कि 600 प्लस 840 प्लस 420 प्लस 720। अगर मैं सबको ऐड करूँ और डिवाइडेड बाय 4 करूँ, मेरे पास एक एवरेज आती है जिसको बोलेंगे हम, जिस जो आएगी कितनी, 640। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, चारों की ली मैंने एवरेज। इसका मिड यहीं पे रखना है क्योंकि मिड बनता ही वहीं पे 640। इस चीज का खास ख्याल रखना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है कि इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो हमने प्लेस जहाँ लिखना है वो एग्जैक्टली मिडल में लिखना है, एवरेज पे लिखना है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने उससे अगले 4 का लेना, जब तक आपके 4 पूरे नहीं होते ना तब तक लेना है। अच्छा, अगले 4 लोग ये गलती नहीं करनी कि ये अगले 4 नहीं, आपने अगले क्वार्टर से 4 का लेना है। मतलब अब ये 840 से लेके ये 600, ये इस तरह लेना है। मतलब पहले 4 करके सबके एंड तक जाना है। ठीक है, 840 प्लस 420 प्लस 720 प्लस 640 डिवाइडेड बाय 4। अब इनका मिड क्या बन रहा है, तकरीबन ये पॉइंट, तो इन चारों का मिड। तो इस मिड पे जब एवरेज चारों का ऐड करके डिवाइडेड बाय जो आंसर करना है, तो ये आंसर आपके पास आएगा 655। ठीक है ना, ये एवरेज आ रहे हैं मेरे पास, इन्हें बोलते हैं ये 4 डाटा की मूविंग एवरेज, इसे बोलते हैं मूविंग एवरेज। अच्छा, अगला, अब आगे यही वही करना है सीन कि इससे अगले क्वार्टर से 4 डाटा। ठीक है, इनका मिड बन रहा है तकरीबन ये पॉइंट। ठीक है, चारों को मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4, या आ जाएगा 660। ठीक है, अब इससे अगले का 4 का लेना है। अच्छा, ये मैं लाइनें डाल रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने डालनी, आप लोगों को तो पता होगा ना, आप लोगों ने कैलकुलेटर पे करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। लाइनें डालोगे तो वो पता क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए, अच्छा यार मैंने यहाँ से, और अगर आपको इजी लग रहा है तो कोई मसला नहीं है। अगले 4 का लिया, इनका मिड यहाँ पे आ रहा है, ये तकरीबन आपके पास 720, 640, 860 और 420 डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे तो ये तकरीबन आपके पास आ रहा है
दोबारा से 660 तकरीबन, सही है। उसके बाद फिर जनाब अगले चार, जब तक आपका एंड नहीं हो जाता डाटा तब तक आपने करते रहना। इनका मिड आ रहा है तकरीबन इस पॉइंट पे, ये आ रहा है 640, 860 और 420 और 740, 665। उसके बाद जनाब अगले चार, इनका मिड आ रहा है यहाँ पे, सबको मैंने ऐड किया, डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 672.5, सही है। उससे अगले चार, इन चारों को, ये चारों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 4, ये तकरीबन आ रहा है मेरे पास 682.5। बस एक बात का याद रखना कि लिखना दरमियान में है, उसकी वजह है, मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद अगले चार, अगले चार का जो एवरेज आ रहा है तकरीबन 685 और फिर एंड वाले चार, इनका एवरेज आ रहा है तकरीबन 690। मैंने इस तरह सबको चार चार डाटा करके सबका मैंने लिया एवरेज। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बीच में से। ये सिर्फ इसलिए बताया था ताकि प्लेसमेंट समझ आ सके मैंने लिखा कहाँ पे और किन किन की एवरेज दी है। मैंने एक एक करके नीचे आता गया और एक एक नंबर नीचे आता गया और मैं एवरेज देता गया चार चार करके। 4 टाइम की एवरेज हो गई। लेकिन एक इशू आ रहा है 640। अगर कोई पूछे कि वो पूछे मुझसे, कोई बंदा पूछे कि यार एवरेज तौर पे 640 किस क्वार्टर का डाटा है, तो अगर हम देखें ना तो कोई क्वार्टर इसके सामने नहीं आ रहा, किसी भी एवरेज के सामने कोई क्वार्टर नहीं आ रहा। यानी अगर कोई क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 किसी की एवरेज के सामने आ रहा है, किसी के सामने नहीं आ रहा। अब इस इशू की वजह से ये एवरेज नहीं आ रहा, तो हम बता नहीं सकते कि ऑन एन एवरेज इस क्वार्टर को पूछे 640 किस क्वार्टर का है। अब वो तो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के दरमियान क्या है, मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली किस क्वार्टर का एवरेज है। एवरेज बताना ना, इसके लिए दोबारा से आपको लेनी पड़ेगी एवरेज दो दो करके। दो दो करके किस तरह, इस तरह दोनों को ऐड किया। अब इनका मिड क्या है, कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 करना है इस बार, ठीक है। ये आएगा तकरीबन 650। इसके बाद अगले ये दो, ये आएगा जनाब 657.5 डिवाइड बाय, इसके बाद अगले दो, ये जनाब आएगा 660। इससे अगले दो 662.5, फिर इससे अगले दो 668.75, फिर ये दो। जिस तरह हमने 4 वाला लिया था अब हमने 2 2 दो 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 करके ले रहा हूँ मैं। 667.5, इससे अगले दो 683.75। अच्छा, आपने घबराना नहीं कि एमसीक्यू में इतना लंबा सवाल कैसे आएगा। एमसीक्यू में वो नहीं देगा, मैं ऐसे ही लॉन्ग में करा रहा हूँ, वो आपको छोटा सवाल होगा वहाँ पे। 687.5 मैंने अब 2 टाइम मूविंग एवरेजेस ली, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अगर हमसे को पूछे यार ये एवरेज जो है ये किस क्वार्टर की है, ऑन एन एवरेज किस क्वार्टर का रिजल्ट है 650, तो ये देखो ये किसी ना किसी क्वार्टर तक जा रहा है ना। हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 2005 की मूविंग एवरेज जो आ रही है 650, वो किस क्वार्टर से रिलेटेड है, क्वार्टर 3 से रिलेटेड है। क्वार्टर 3 का अपना रिजल्ट जरूर है 420, लेकिन ये है मूविंग एवरेज, जो एवरेज जिससे हमने ट्रेंड निकालना है। ट्रेंड किस तरह निकलेगा, मूविंग एवरेज से, और मूविंग एवरेज मैंने निकाल ली दो डाटा की। पहले हमने मूविंग एवरेज निकाली थी 4 डाटा की, क्योंकि हमारे पास क्या था, अच्छा इवन नंबर ऑफ डाटा था तभी मैंने निकाली। देखो ना इवन नंबर है तो मैंने निकाली थी वो। मैं अगर ना होता तो फिर वो मैं ये ना करता, मैंने इवन वाला सवाल करवाया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि मैंने एवरेज निकाली 2 डाटा की और ये सब एवरेज आ गई। एक दफा आपके पास एवरेज आ गई ना, अब आप ये बता सकते हो कि ट्रेंड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वैसे दिखने में आपको तो स्टैटिक सा लग रहा है ना, कभी बढ़ रहा कभी कम हो रहा है, मैं देख के नहीं कह रहा, एक फॉर्मूला के थ्रू आप बता सकते हो। लेकिन वो फॉर्मूला तब तक नहीं आएगा जब तक आप मूविंग एवरेजेस लेना नहीं सीखोगे। मूविंग एवरेज आ गई, अब हमने क्या निकालना है कि वैल्यू निकालनी है इन इंक्रीज या डिक्रीज इन ट्रेंड। अगर हमें ट्रेंड समझ आ जाएगी तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर में होने वाले क्या कहते हैं सेल्स बता सकते हैं अंदाजे से कि इतनी होगी, लेकिन ट्रेंड पता चलना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट मूविंग एवरेज माइनस फर्स्ट मूविंग एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस माइनस 1।
अभी हम इसको इसमें पुट करेंगे और निकालेंगे वैल्यू ऑफ इंक्रीज या वैल्यू ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन ट्रेंड। उसके लिए आप लोग दोबारा से रिज्वाइन करो। यहाँ तक हमने मतलब फॉर्मूला देख लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।